नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फलनों के प्रकार के बारे में देखा था और दो प्रकार के फलनों को भी किया था, जिसमें हमने एक फलन किया था अचर फलन और दूसरा किया था तत्समक फलन। अचर फलन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं और तत्समक फलन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आज हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रकार का फलन, जिसे हम बोलेंगे बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिएगा, ये बहुपदीय फलन या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक्सेस ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, देखिएगा कुछ इस तरीके से। ये अपने पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव में और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई। अब देखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो बहुत सारी वैरायटी के हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल करके बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इसे हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, है ना, या द्विघातीय फलन। अब देखिएगा, अगर हम इस द्विघातीय फलन की बात करें तो इसका वक्र कैसा होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको वही काम करना है जैसा हम छोटी क्लासेस में करते थे कि x के मान रख करके उसके अकॉर्डिंग y के मान निकालने। ठीक है, यह विधि उस समय आपको ध्यान में रही होगी। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि आपको डायरेक्ट कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फलनों को डायरेक्टली आपको जो है वक्र के रूप में ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि जब भी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है आसानी से उसका वक्र बना सके। तो एक्स स्क्वायर का जो वक्र होता है कुछ ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आगे चल करके हम जब सांख्य परिच्छेद पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उस सांख्य परिच्छेद में मैं आपको बताऊंगा कि यह एक प्रकार का परवलय होता है ना, सांख्य परिच्छेद। मैं अभी चैप्टर का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि यह चैप्टर जो है हमारे सिलेबस का है और उस सिलेबस वाले चैप्टर में सांख्य परिच्छेद है और सांख्य परिच्छेद में ये वक्र जो कहलाता है वह परवलय का वक्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परवलय, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। सांख्य परिच्छेद मतलब कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब देखिएगा, अब जब मैं बात करूं इसके डोमेन और रेंज की, मतलब प्रांत और परिसर की, ठीक है, तो प्रांत इसका क्या होगा और परिसर क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी वक्र का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है और अगर आपको वो वक्र पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जब हम प्रांत की बात करेंगे तो x के सभी संभव मान देखेंगे, तो x के सभी संभव मान मतलब प्लस x में प्लस अनंत जा रहा है और माइनस x में माइनस अनंत जा रहा है। इन तीर के निशानों का मतलब होता है कि हमारा वक्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो प्लस अनंत और माइनस अनंत तो हम बोल सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत रहेगा, ठीक है, या फिर हम इसे r बोल सकते हैं। ठीक है, और माइनस अनंत और प्लस अनंत को इस कोष्टक में सम्मिलित नहीं करना है, हमेशा ओपन ब्रैकेट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान कभी भी हम वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित नहीं करते हैं, रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी किसकी, डोमेन की या प्रांत की, है ना, मैं बता देता हूं, डोमेन होता है और ये क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, अब परिसर की बात करूं, देखिए वक्र नहीं मिल रहा, 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 कहां पे मिल रहा है, जीरो पे मिल रहा है। जीरो से प्लस इंफिनिटी, जीरो जो है वो सम्मिलित है और यहां से प्लस इंफिनिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, परिसर होगा या फिर हम बोल सकते हैं रेंज होगा। तो ये हमारे पास बहुपदीय फलन है। इसमें मैं इसको पार्ट दे देता हूं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे बहुपदीय फलन हो सकते हैं। सेकंड पार्ट, ठीक है, मैं बोलता हूं यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 3, है ना, यह भी हमारे पास एक बहुपदीय फलन है, एक्स क्यूब है। ठीक है, जब हम इसका प्रांत और परिसर निकालेंगे और उससे पहले हम इसका वक्र देखेंगे तो देखिएगा कैसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ठीक है, और इसके बाद में जब इसका वक्र हम बनाएंगे तो इसका वक्र कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये अपने पास कर्व किसका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। ठीक है, ये अपना प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस, ये माइनस का, ये प्लस का y और ये माइनस का y। ठीक है, जब हम इसके डोमेन की बात करेंगे ना, डोमेन जिसे हम प्रांत बोलते हैं, प्रांत क्या होगा, इसका r होगा। ठीक है, और रेंज जो होगा, ठीक है, जिसे हम परिसर बोलते हैं, परिसर भी क्या होगा, इसका r होगा। अब क्यों होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, x एक्सिस में चलेंगे प्लस अनंत जा रहा है और माइनस एक्स में माइनस अनंत जा रहा है,
प्लस वाई में प्लस अनंत जा रहा है और माइनस वाई में माइनस अनंत, तो दोनों ही केस में आपका क्या आएगा, आर या आर आएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसमें भी आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो आर लिखो या फिर इस फॉर्मेट में लिखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में, ठीक है जी। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो है वो कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो कर्व कुछ शेप लेते हैं वो कैसा लेते हैं। सपोज करो आपको बोला जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, है ना, या फिर बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 6 और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 8, या फिर मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर सम। सम का मतलब है इवन नंबर। कभी भी आपके पास इवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर में कभी भी आपके पास इवन नंबर आए, ठीक है, तो हमेशा आपका जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का बना देता हूं, एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कर्व किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं एक्स टू दी पावर 6 का, तो एक्स टू दी पावर 6 का कर्व जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक्स टू दी पावर 6 का। फिर मैं बात करता हूं एक्स टू दी पावर 8 का, तो एक्स टू दी पावर 8 का जो कर्व होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आपके पास एक्स टू दी पावर 8 का। कहने का मतलब है जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी जो लीव्स है, इनकी जो शाखाएं हैं या पत्तियां हैं, वो क्या होगी, वाई एक्स की तरफ झुकती जाएगी ना। ये वाई है, ये आपके पास माइनस एक्स, ये माइनस का वाई और प्लस का वाई, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकी पावर जो है वो इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो पंखुड़ियां हैं, वो क्या होगी, वाई एक्स की तरफ क्या जाएगी, सिमटती भी जाएगी। इसका कारण क्या है, अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो पे सब वैल्यू कितनी देंगे, जीरो ही देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं x की प्लेस पर मेरे को 2 पुट करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें f ऑफ 2 का मान ज्ञात करूं ना, ठीक है, कौन से वाले केस में, एक्स स्क्वायर वाले केस में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कम वैल्यू है तो अपने को धीरे धीरे मिलेगा। अगर मैं इस वाले केस में बात करूं, ठीक है, तो f ऑफ 2 ज्ञात करना है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, क्लियर है। और वो जो 16 है वह अपने को जल्दी से अपने को लेना है ना, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे अपना जो 16 वैल्यू है वो काफी ऊपर आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से x में थोड़ा सा चेंज होने पर y में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी पंखुड़ियां जो होंगी वो y एक्स की तरफ क्या होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब जब आपके पास इवन पावर होगी, सम पावर होगी, हमारे पास वक्र जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब ऑड की बात करें तो ऑड मतलब विषम में देखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज करो मैं बोलता हूं एक्स की पावर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज करो एक्स की पावर 7, है ना। 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 तो मैंने आपको बताया था क्या था, आपका आइडेंटिटी फंक्शन था, ठीक है। अब देखिएगा यहां से इसको हम बनाते हैं कुछ ऐसा, एक्स क्यूब को मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ये एक्स क्यूब बनेगा, है ना। उसके बाद में मैं यहां पर ये जो आपके कर्व होगा वो x की पावर कितने का होगा, 5 का होगा, ठीक है। और बनाते हैं, ये जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से, ये मिलेगा आपको x टू दी पावर किसका, 7 का। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी, घात बढ़ती जाएगी, ये y एक्स की तरफ क्या होते जाएंगे, झुकते जाएंगे, उसकी तरफ आपके थोड़ा सा जो टिल्ट होते जाएंगे, ठीक है, झुकते जाएंगे। तो इसी तरीके से इसका कारण भी यही होता है कि x की कम चेंज में हमें f ऑफ x में ज्यादा चेंज चाहिए होता है, इस कारण से टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इस सभी केसेस में, है ना, मतलब f ऑफ x टू दी पावर क्या, x टू दी पावर विषम, विषम का मतलब क्या होगा, विषम का मतलब होगा ऑड, ना। इधर ध्यान रखना यह एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के केस में तो मैंने आपको बताया था क्या फंक्शन था, यह आपका फंक्शन था कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन था, तत्समक फलन था। जब हम इनके प्रांत की बात करेंगे सभी केसेस में ना, इनके प्रांत की बात करेंगे तो आर आएगा
और परिसर की बात करेंगे तो भी इसमें आंसर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, मतलब चाहे मैं डोमेन की बात करूं चाहे रेंज की बात करूं, सभी केसेस में जो इसकी जो वैल्यू आएगी कब, जब x की पावर क्या रहेगी हमारे पास, x की पावर हमारे पास ऑड रहेगी। जब मैं x की पावर इवन की बात करूंगा तब हमारे पास प्रांत जो रहेगा या फिर हम बोल सकते हैं डोमेन जो रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, देखिएगा डोमेन तो रहेगा अपने पास r, रेंज है ना, रेंज या फिर परिसर, परिसर हमारे पास क्या रहेगा 0 to प्लस इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कुछ और फंक्शंस की। जैसे सपोज करो आपको एक फंक्शन दिया है f of x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, f of x इक्वल्स टू 1/x, यह भी एक बहुपदीय फलन का ही उदाहरण है। इसे मैं तीसरा ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा f of x बराबर 1/x की मैं बात करूं तो देखिए जैसे ही आप x का मान, जैसे ही आप x का मान 0 रखते हैं तो f of x का जो मान आएगा वो 1/0, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा। इसका मतलब आप x का मान 0 इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे x बराबर 0 रखोगे आपको ये मान जो दे देगा अनंत देगा। तो अब देखना बहुत ही दिलचस्प है यहाँ पर कि इसका जो वक्र होगा वो कैसा बनेगा। 1/x का अगर हम बात करें तो 1/x का वक्र कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इधर माइनस अनंत और इधर भी आपके पास माइनस अनंत। ठीक है, तो देखिएगा जब हम इसके प्रांत की बात करेंगे तो 0 को छोड़ करके सारे मान, है ना, तो r माइनस का मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। क्लियर है। अब देखिएगा जब मैं इसके परिसर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये वक्र जो है, कर्व जो है वह 0 को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके परिसर का जो मान होगा, मतलब रेंज जो होगा वो भी r-0 होगा और डोमेन भी क्या होगा, r-0 होगा। दोनों वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि f of x का वैल्यू 0 लाने के लिए x अपने को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/∞ बराबर 0 होता है, तो हम इन्फिनिटी कभी रख नहीं सकते, इसलिए कभी 0 नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन, और वो है अपना मापांक फलन, जिसे हम मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है मापांक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं मॉड फंक्शन। ठीक है, देखिएगा मापांक फलन या फिर मॉड फंक्शन, अगर मैं बात करूं इसको डिनोट कैसे करते हैं तो f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक खासियत है, क्या खासियत है, अब आप x का वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे x का वैल्यू नेगेटिव पुट करो, आपको ऑलवेज मॉड ऑफ x जो मिलेगा वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब है कि x में अगर मैं +1 पुट करूं, ठीक है, या x में मैं -1 पुट करूं, हमारा जो आंसर आएगा, देखिएगा हमारा जो आंसर आएगा वो +1 ही आएगा। ठीक है, चाहे मैं बात करूं 2 का मॉड तो 2 का मॉड 2 ही होगा, और -2 का मॉड भी आपको कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ये क्लास 10th में आपने इनइक्वलिटी, असमीका चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिएगा अब मैं आपको आगे इसकी कर्व की बात करता हूं कि इसका कर्व कैसा होता है। ठीक है, देखिएगा अगर मॉड ऑफ x की कर्व की बात करूं, ठीक है, तो हमें कैसा मिलेगा, सबसे पहले हम y एक्सिस एंड x एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा कुछ ऐसा अपने को कर्व मिलेगा, यहां से ये कर्व मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम नोटेशन डाल देते हैं, +x माइनस का x प्लस का y और माइनस का y। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अब देखिएगा जब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें ना तो f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, इसकी दो डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है, ये प्लस का x होता है जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, ये माइनस का x होता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। क्लियर है भाई। अब ध्यान देना, ये आपको देगा यहां पर प्लस का x और यहां पे आपको देगा माइनस का x। तभी तो जब हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो एज इट इज वो पॉजिटिव मिल जाता है,
और अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करें, तो ध्यान रखना x का वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं, सपोज करो -1 पुट कर रहे हैं, तो ये आगे वाला जो माइनस का साइन है वो माइनस माइनस क्या बना देता है, +1 बना देता है। तो कोई दिमाग में ये ना ले कि सर अभी तो आपने बताया कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया? ये नेगेटिव साइन इस x की नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे यूज में लिया गया है, प्रयोग में लिया गया है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन की ना, डोमेन मतलब प्रांत। फिर बात करेंगे इसके रेंज की, ठीक है, रेंज मतलब परिसर। क्लियर है? अब देखिएगा, आप खुद एक बार इसको सोच के बनाइए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। हाँ जी, आपने सोचा होगा इसके बारे में, जब मैं डोमेन की बात करता हूं तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का मतलब है कि हम -∞ से +∞ में जाएंगे तो ये अपने को r मिलेगा। ठीक है, और परिसर की बात करूं तो -∞ से आ रहा हूं, वक्र नहीं मिला, यहां तक नहीं मिला, इससे ऊपर मिल रहा है, मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लगा करके +∞ तक होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। डोमेन मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको इसका रेंज बता दिया। ठीक है जी, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब काफी बार आपका जो ये कर्व है वो आपको ड्रॉ करने के लिए आता है, बनाने के लिए आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, जिसे हम चिन्ह फलन भी बोलते हैं। अगला जो है अपना वो है चिन्ह फलन। चिन्ह फलन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, है ना, सिंगम नहीं है ना, सिग्नम फंक्शन। देखिएगा सिग्नम फंक्शन या फिर चिन्ह फलन क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये 3 तरीके की डेफिनेशन रखता है। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो तो -1 देता है, x इक्वल्स टू 0 हो तो 0 देता है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये 1 देता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि इसका जो कर्व होगा वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डोमेन की, पहले हम डोमेन देख लेते हैं, डोमेन है ना, और फिर बात करते हैं रेंज की, है ना। तो देखिए काफी बार कर्व से ना हो करके इसकी डेफिनेशन से भी हम देख सकते हैं डोमेन का मतलब प्रांत और रेंज का मतलब परिसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डोमेन की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो आप देख सकते हो x 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और एक अकेला 0 बच गया था वो भी हमने ले लिया, मतलब -∞ से +∞, मतलब ये आ जाएगा r। ठीक है, अब रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, और वी कैन से दैट y के सभी संभव मान या फिर f ऑफ x के सभी संभव मान। तो देखिएगा -1, 0 और 1 के अलावा कुछ आ रहा है क्या, खुद देखो, -1, 0 और 1 के अलावा कुछ इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रेंज -1, 0 और 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन आपको पता चल गया, रेंज आपको पता चल गया। सो नाउ हम क्या करेंगे, इस सिग्नम फंक्शन को बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा सिग्नम फंक्शन कैसा बनेगा। सपोज करो हमारे पास ये एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये प्लस का x होगा, ये माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सिग्नम फंक्शन को बनाएंगे। तो देखिएगा इसको ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे
कुछ इस तरीके से, ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे भी बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, है ना, और ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जीरो पे तो आपका वैल्यू जीरो रहेगा, ध्यान से देखिएगा, जीरो पे आपका वैल्यू जीरो रहेगा, ये आपका ओरिजिन है, तो 0,0 मतलब 0x0 पे y आपको 0 मिलेगा। ये आपका जो वैल्यू है वो y इक्वल्स टू 1 है, और ये आपका वैल्यू है y इक्वल्स टू -1। तो देखिएगा y बराबर 1 मिलेगा कब, जब x के सभी मान धनात्मक है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x वी गेट y इक्वल्स टू 1 फॉर द गिवन फंक्शन इन सिग्नम फंक्शन, है ना। तो y का वैल्यू 1 मिलेगा जब हम क्या करेंगे, f ऑफ x का वैल्यू जो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, और यहाँ पे लेस देन 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू किसके, -1 के इक्वल, क्लियर है भाई। और जब x का वैल्यू 0 होगा तो हमें वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको डोमेन और रेंज यहीं पे क्लियर कर दिया था, और सिग्नम फंक्शन बनाना भी आपको बता दिया, ये सिग्नम फंक्शन का क्या है, कर्व है, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है, अब देखिएगा इस सिग्नम फंक्शन को नोटेट कैसे करते हैं। तो देखिएगा इसको नोटेशन करने का तरीका है f ऑफ x का वैल्यू मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x, है ना। कभी भी आपके पास ऐसा कुछ आए, मतलब ये सिग्नम फंक्शन को ही क्या करता है, डिनोट करता है। मतलब जो आप x का वैल्यू पुट करोगे वो आपको x का वैल्यू डिनोमिनेटर में, मतलब हर में आपको करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं f ऑफ 2 का मान, f ऑफ 2 का मान कितना आएगा, मॉड ऑफ 2/2, मॉड ऑफ 2 मतलब 2 का मान 2/2 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मैं बोल रहा हूं f ऑफ -2 का मान ज्ञात करना है, तो आप देख सकते हैं यहां पे -2 आएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर हर वाला x ओनली x है, ये मॉड में नहीं है, तो ये -2, तो अंश में तो मॉड ऑफ -2 का मान 2 आएगा, लेकिन हर में -2 आएगा, तो ये कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। और -2 जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे के लिए आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू, 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव वैल्यू, और जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा, ठीक है जी। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं GIF, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिएगा ये हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, या फिर इसे शॉर्ट में हम GIF भी बोलते हैं काफी बार, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या चीज है, अगर मैं बोलूं 2.5 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ही होता है, एक बॉक्स बनाना होता है, तो 2.5 का GIF 2 होता है। मैं बोलता हूं 2.9, तो 2.9 का GIF वैल्यू 2 होता है। मैं बोल रहा हूं 2.1, तो 2.1 का GIF 2 होता है। मैं बोलता हूं 1.9, तो 1.9 का GIF कितना होगा, 1 होगा। मैं बोल रहा हूं माइनस का 1.2, तो इसका GIF जो होगा वो माइनस का 2 होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। GIF का मतलब है कि जब जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ध्यान से देखिएगा, जब जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर मान लीजिए 0 है, ये 1 हम ले लेते हैं, यहाँ से ये 1 ले लेते हैं, ये नेक्स्ट वाला 2, फिर 3, है ना, इधर -1, इधर -2 और इधर -3। अब ध्यान देना, जब जब हम 0 से अगर 0 का वैल्यू रखेंगे तो 0 मिलेगा, मतलब GIF ऑफ 0 हमें ऑलवेज 0 मिलेगा। 1 का GIF 1 मिलेगा, लेकिन 0 और 1 के मिड में कोई अगर वैल्यू हमने पुट कर दी ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0। मतलब 0.5 का GIF कितना होगा, 0। 1 एंड 2 के मिड में कोई वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। मतलब 1.1 का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1 आएगा, ठीक है। 2 एंड 3 के मिड का कोई वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर आएगा 2। 3 एंड 4 के मिड का वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर आएगा 3। 0 एंड -1 के मिड का वैल्यू पुट किया तो -1, -1 से -2, -2 से -3 के मिड का कोई वैल्यू हमें आंसर कितना देगा, -3। कहने का मतलब है हमें लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पे क्या होना है, शिफ्ट होना है, बाएं वाले पूर्णांक पे हमें क्या होना है, स्थापित होना है, चेंज होना है, मूव होना है। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, ठीक है, तो देखिएगा
सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास ये जी आई ऑफ एक्स का साइन होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, जी आई एफ मतलब महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसके कर्व की बात करूं ना, इसका वक्र बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में भी आएगा। देखिएगा, ये हमने एक्सिस बना लिया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से लाइन बनाते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, बस समझने जितनी देरी है। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ एक दो, कुछ ऐसा, ठीक है। देखिएगा, है ना। अब इसको समझना, सबसे पहले ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। मैं यहाँ पर नोटेशन डाल देता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, यहाँ से 2, ये 3 ले लेता हूँ, ये 4 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से -1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। y एक्सिस में हम y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, ये 1 है ना। कहने का मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 1, ये लाइन है y इक्वल्स टू 2, 3, y इक्वल्स टू 4। ये नीचे वाले हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम 0 एंड 1 के मिड का कोई वैल्यू लेते हैं, 0 एंड 1 के मिड का अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, हमें आंसर क्या मिलता है, 0 एंड 1 के मिड का वैल्यू। और ये जो लाइन होती है x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू 0, है ना। और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल्स टू 0 होता है। अब देखिएगा, 0 एंड 1 के मिड का अगर कोई वैल्यू लें तो हमें आंसर 0 मिलेगा, मतलब 0 एंड 1 के मिड में हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही मैं 1 की बात करूंगा तो ये 1 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। 1 की बात करूंगा तो 1 पे हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, मतलब 1 से 2 के मिड में, 1 से 2 के मिड में हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, दिखाई दे रहा है। फिर 2 से 3 के मिड में हमें आंसर कितना मिलता है, 2 मिलता है, तो ये हम 2 पे जंप हो जाएंगे, ठीक है। और 2 से 3 के मिड में हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 3 से 4 के मिड में हमें आंसर कितना मिलता है, 3 मिलता है, तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे। 3 से और 4 के ऊपर, मतलब 4 एंड 5 के मिड में हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 एंड 5 के मिड में हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनता है। सेम टू सेम इस साइड में हम चलेंगे, -1 एंड 0 के मिड में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, -1 एंड 0 के मिड में कोई अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमें आंसर मिलता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो -1 जो होगा वो यहाँ पर, मतलब 0 एंड -1 के मिड में कोई वैल्यू होगा तो -1 मिलेगा, यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। -2 से -1 के मिड में तो आंसर -2 मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। -3 से -2 के मिड में तो आंसर -3 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके आगे -3 और -4 के आगे आंसर वो, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर -4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके जो कर्व मैंने बनाया है वो GIF का कर्व है, ठीक है। अब सुनिएगा, जब हम इसके डोमेन की बात करें ना, डोमेन, तो डोमेन में तो आप देखिएगा, जिसे हम प्रांत बोलते हैं, डोमेन में हमने कोई छोड़ा ही नहीं वैल्यू ना, सारे इंटीजर वैल्यू ले लिए, पूर्णांक मान ले लिए, सारे दशमलव मान ले लिए, सब कुछ ले लिया, धनात्मक ऋणात्मक पॉजिटिव नेगेटिव। तो डोमेन तो क्या होगा इसका, R होगा, क्योंकि x के प्लेस पर तो आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन f ऑफ x या फिर y आपको क्या मिलता है, मतलब परिसर आपको क्या मिलता है वो हम देखेंगे ना। परिसर क्या मिलता है, देखिएगा, परिसर आप देख सकते हो, आप x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको ऑलवेज 1, 2, 3 या -1, -2 या -3 मिलेगा। तो परिसर जो होगा वो आपका ऑलवेज इंटीजर या फिर क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। परिसर हमेशा, या रेंज जो होगा वो ऑलवेज आपका क्या होगा, पूर्णांक वैल्यू आपको देगा, ठीक है जी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देखिए, डोमेन रेंज हमने देख लिया, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, मतलब वास्तविक फलनों का बीजगणित, फलनों का बीजगणित। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। चलिए अब देखिएगा, अगर हमें बोला जाए कि f ऑफ x एवं g ऑफ x, f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान फलन है, रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक मान फलन है। ठीक है, तो देखिएगा इनके अलजेब्रा में क्या आएगा, एक बार इनको जोड़ो दोनों को, एक बार इनको घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और एक बार डिवाइड करो। ये अपने पास अलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि g ऑफ x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में या डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वास्तविक फलनों का क्या है, बीजगणित है। अब देखिएगा, इसे लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके से भी प्रयोग में ले लेते हैं, f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, f प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, दोनों एक ही बात है, f माइनस का g ऑफ एक्स, है ना। काफ़ी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा नोटेशन दे देते हैं, f g ऑफ एक्स या f अपॉन जी ऑफ एक्स, है ना। ये दोनों चीजें जो हैं वो एक ही है ना, ये वास्तविक मान फलन होने चाहिए, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बोला जाता है f ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और g ऑफ x का जो वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब मुझे बोला जाता है f प्लस जी ऑफ एक्स ज्ञात करो। ठीक है, और दूसरा क्या बोला जाता है, दूसरा बोला जाता है f माइनस का g ऑफ एक्स ज्ञात करो। ठीक है, फिर तीसरा बोला जाता है f इंटू जी ऑफ एक्स ज्ञात करो, और चौथा बोला जाता है f अपॉन जी ऑफ एक्स ज्ञात करो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। f प्लस जी का मतलब है दोनों को ऐड करना ना, मतलब f ऑफ एक्स प्लस का क्या है, g ऑफ एक्स, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमें ऐड करना है क्या, 2x प्लस 1 को, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ये अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो सेम पावर वाली है उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, f ऑफ एक्स माइनस का g ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे 2x प्लस 1, है ना। तो देखिएगा ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओनली माइनस का 2x। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। f इंटू जी मतलब f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x से होगा तो कितना मिलेगा, 2x की पावर 3, एक्स स्क्वायर का 1 से होगा तो ये आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर 2x का 1 से होगा तो आपको ओनली 2x मिलेगा,
और 1 का 1 से होगा तो 1 मिलेगा। ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिएगा डिवाइड करेंगे तो सिंपली हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 1, है ना। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमें हटा देनी है। मतलब 2x जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू जो है वो -1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज़, ये कंडीशन आपको लिखनी बहुत कंपलसरी है। ठीक है, ये लिखेंगे तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको हम जोड़ गुणा बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में फंक्शंस या फिर फलन से संबंधित जो है प्रश्नावली। तो हमारी प्रश्नावली जो है वो 2.3 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 देखिएगा। 2.3 एक्सरसाइज में आपको कुछ एक वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, और बोला जाता है कि कारण का उल्लेख कीजिए कि यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसे मैं लिख देता हूँ। 2,1 5,1 8,1 ये है 2,1 5,1 8,1। ठीक है, अब 11,1 14,1 17,1 11,1 14,1 एंड 17,1। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यह एक संबंध फलन है कि नहीं, है ना। तो देख सकते हैं हम कि 2 5 8 11 14 17, है ना। 2 एक से जुड़ा हुआ है, 5 एक से जुड़ा हुआ है, 8 एक से जुड़ा हुआ है, 11 एक से जुड़ा हुआ है, 14 एक से जुड़ा हुआ है, 17 एक से जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक संबंध फलन होगा। फलन क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ये हमारे 2 5 8 11 14 और 17, है ना, ये सारे के सारे क्या है, इसके पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेजेस हैं। 2 5 8 11 14 एंड 17, है ना। ये किससे जुड़ रहे हैं? ओनली एक से, 2 एक से, 5 एक से, 8 एक से, 11 एक से, 14 एक से और 17 एक से। तो बहुत सारे एलिमेंट्स एक से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट बहुत सारे से नहीं जुड़ सकता है। तो हम बोल सकते हैं यह फलन है। यस, है ना, हाँ यह एक फलन है, एक फलन है। ठीक है, क्योंकि प्रांत के सभी अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित है। ठीक है जी, अ यूनिक इमेज is present for each and every element of the domain of the given function। ठीक है, चलिए सेकंड में देखते हैं 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, है ना। इसमें देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में सेकंड आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 3, है ना। इसके बाद में 8 4 10 5 12 6 8 4 10 5 12 6, है ना, और 14 7 14 7। ठीक है, अब मुझे बताना है कि यह एक फंक्शन है कि नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेक कीजिए कि कोई एक वैल्यू ना 2 से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ये अपने को चेक करना है। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 12 एंड 14। आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिकली कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो हमें ध्यान में रखना है कि यूनिकली कनेक्टेड है तो क्या होगा, सभी अवयव अद्वितीय रूप से
अद्वितीय रूप से संबंधित है, यूनिकली कनेक्टेड है, संबंधित है या रिलेटेड है, अतः यह एक फलन होगा, यह एक फलन होगा। मैंने क्या बताया, कोई भी एक दोस्त जो है वो दो गाड़ी नहीं चलाना, दो तीन दोस्त एक गाड़ी पे जा सकते हैं। अब इसमें आपको प्रांत और परिसर भी पूछा है ना, पहले इसका लिख देते हैं फिर लास्ट वाले का भी लिख देंगे जो अभी हमने जस्ट किया। प्रांत का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे इस ऑर्डर पेयर के, मतलब क्रमित युग्म के पहले जो अवयव होंगे वो सारे के सारे प्रांत होंगे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। परिसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। लास्ट वाले में क्या होगा, प्रांत की मैं बात करूं तो प्रांत हमें मिलेगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ठीक है। परिसर की बात करूं तो परिसर में तो केवल एक ही अवयव आ रहा है, ओनली 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला प्रश्न, 1, 3, 1, 5, 2, 5। तीसरा है इसका 1, 3, 1, 5 और 2, 5, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि f ऑफ 1 का मान भी 3 है, f ऑफ 1 का मान 5 भी है, और f ऑफ 2 का मान जो है वो हमें कितना दे देगा, 5 दे देगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि एक जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक तो 3 से जुड़ा हुआ है और एक 5 से जुड़ा हुआ है, और 2 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से। तो एक एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों के कारण से यह एक फलन नहीं होगा, है ना, यह एक फलन नहीं होगा, क्लियर। और आप लिखेंगे कैसे कि f ऑफ 1 का जो मान है वो 3 के बराबर है और f ऑफ 1 का मान 5 के बराबर है, क्योंकि किसी एक अवयव की 2, किसी एक अवयव की 2 प्रतिबिंब संभव नहीं है, प्रतिबिंब फलन हेतु संभव नहीं होते, फलन हेतु संभव नहीं है, ठीक है। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस जो हैं वह फलन हेतु संभव नहीं होते, ठीक है, इसलिए यह फलन नहीं होगा, क्लियर है। फलन ही नहीं है तो ये प्रांत और परिसर तो हम इसका निकालेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कुछ फंक्शंस के जो है वो प्रांत और परिसर जो है वो ज्ञात करने के लिए बोले गए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि करके, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर f ऑफ x का जो वैल्यू है वो आपको बोला गया है माइनस का मॉड ऑफ x, ठीक है। हमें इसका प्रांत और परिसर बताना है। तो प्रांत तो आप जानते हैं क्या कि x के सभी संभव मान होते हैं, तो x के प्लेस पे तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो प्रांत जो आएगा वो क्या आएगा, r आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब मैं परिसर की बात करूंगा तो ध्यान दीजिए ना, परिसर के केस में अगर ये ओनली मॉड ऑफ x होता, ध्यान दीजिए, अगर ये ओनली मॉड ऑफ x होता तो हमने पहले भी देखा है कि मॉड ऑफ x जो होगा वो आपका परिसर क्या देता है, ये देता है आपका 0 से प्लस अनंत तक, बात समझ में आई। लेकिन इसके आगे नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक मान है, तो किसी भी फलन के आगे ऋणात्मक मान होता है तो जस्ट उल्टी इसकी इमेज हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर मैं माइनस के मॉड ऑफ x की बात करूंगा तो ये आपका माइनस का मॉड ऑफ x हो जाएगा। तो इसका जो परिसर होगा वो माइनस अनंत से 0 तक होगा। ब्लैक वाला जो कर्व है वो मॉड ऑफ x का है और ये माइनस के मॉड ऑफ x का है। तो ये मॉड ऑफ x का प्रांत 0 से अनंत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 0, है ना, ये हो जाएगा माइनस अनंत से कहाँ तक, 0 तक, है ना। ये चीज समझ में आई। कोई भी कर्व जैसे मॉड ऑफ x है, ध्यान रखिएगा मॉड ऑफ x के आगे माइनस का साइन है, मतलब जो आपका परिसर धनात्मक आ रहा था वो माइनस चिन्ह के कारण से नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो माइनस अनंत से 0 जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ये इसका वक्र होता है, ठीक है।
y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का, और विथ माइनस साइन। चलिए फिर अगला इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा, तो 9 जो होगा वह बड़ा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से, या फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये चीज आपको समुच्चय या फिर सेट में बताई थी, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लस माइनस 3 का मतलब क्या, ये -3 और ये +3 है ना, दोनों के बीच का वैल्यू हमारा आंसर होगा। +3 और -3 दोनों ही सम्मिलित होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, -3 भी इंक्लूड होगा, +3 भी इंक्लूड होगा, और हमारा आंसर दोनों के बीच का आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो x बिलोंग्स टू हमें देगा क्या, -3 से +3 के मिड में। अब ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू -3 या +3 के मिड में कुछ भी आप रखो। जैसे सपोज करो मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है, 0 पुट किया तो 9 माइनस का 0, 9 माइनस का 0 हमें 9 मिलेगा, तो अंडर रूट ऑफ 9 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, और कोई भी वैल्यू है ना, और कोई भी वैल्यू आप पुट करो, जैसे आप कुछ भी पुट करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 पुट किया, 9 पुट करो, 9 क्या 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 9 0। तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 3 पर f ऑफ x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट में 9 माइनस का 9 मतलब 0, और x बराबर ये +3 और -3 दोनों पे 0 मिलेगा, और x बराबर 0 पर f ऑफ x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9 माइनस का 0, ये आपको कितना मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो रेंज आएगा वो y बिलोंग्स टू क्या मिलेगा हमें, 0 से 3 के मिड में मिलेगा, जहां पर 0 भी सम्मिलित होगा और 3 भी सम्मिलित होगा। ठीक है जी, तो ये सेकंड वाले का आपका क्या होगा, रेंज होगा। आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये था क्या। तो y इक्वल्स टू, अगर मैं अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूँ ना, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, शिफ्टिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो क्या होता है, यह एक टाइप का सर्कल होता है। यह किसको निरूपित करता है, एक वृत्त को निरूपित करता है, और ये जो वृत्त होगा कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं इसके एक्सिस डिसाइड कर देता हूं, एक्स और वाई एक्सिस। अब देखिएगा, ये एक ऐसा सर्किल है जिसे हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से। तो ए जो होता है इसका रेडियस होता है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो ए का वैल्यू 3 आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3,0, ये आएगा आपके पास माइनस का 3,0। ठीक है, और यहाँ से ये 0 है और ये आपके पास कितना है, 3 है। ठीक है, और ये 0, आपको 3 मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, हमें जो कर्व मिल रहा है वो हमें कर्व ऐसा मिलेगा। ठीक है, इस वक्र को हम कुछ इस तरीके से लेंगे, दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, क्लियर है। तो ये अपने पास कर्व हो जाएगा इसका। अब ध्यान दीजिए, जब इसके हम डोमेन की बात करते हैं तो -3 से +3, और रेंज की बात करते हैं तो 0 से लगा करके कहाँ तक, प्लस के 3 तक आएगा। ठीक है, 0 से 3 ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, +3 पे 0 देगा, -3 पे 0 देगा, और 0 पे कितना देगा, प्लस का 3 देगा। अब कोई ये सोच रहा होगा, बोले सर ये नीचे वाली वैल्यू भी तो ले सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं नीचे वाली वैल्यू भी ले लूंगा तो यह फलन नहीं कहलाएगा। फलन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि 0 पे प्लस का 3 भी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 भी आ जाएगा। तो f ऑफ 0 का मान प्लस का 3 और f ऑफ 0 का मान माइनस का 3, क्या एक आदमी 2 गाड़ी चला सकता है, क्या नहीं चला सकता। इसलिए हम केवल क्या लेंगे, ऊपर वाला ही वक्र लेंगे, नीचे वाला वक्र नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है, बहुत सिंपल सा सवाल है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। f ऑफ x बराबर हमें बोला गया है 2x माइनस का 5, है ना। मान क्या क्या ज्ञात करने हैं, एक तो f ऑफ 0 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर एक f ऑफ किसका मान ज्ञात करना है, 7 का, और एक f ऑफ -3 का। अब ये बच्चा सवाल है, देखिएगा
एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, जहां पर x है वहां पे 0 पुट करो, तो माइनस का 5 आंसर। 7 का मतलब है 7 2 14, 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ -3 का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ -3 का मतलब है 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का कितना 5, तो ये माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 11। अब देखो कितना इजी सवाल है ना, ये 3 चीज़ें ही पूछी थी हम लोगों को और तीनों ही हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, मतलब फंक्शन T कन्वर्ट द सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विद द गिवन इक्वेशन T ऑफ C, मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9C डिवाइड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। हमें बोला गया है कि सेल्सियस टेम्परेचर ये जो C है इसका और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, फ़ारेनहाइट में वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिएगा, एक तो हमें ज्ञात करना है T ऑफ 0 का मान है ना, दूसरा ज्ञात करना हमें क्या, T ऑफ, जैसे ये f ऑफ x इक्वल्स y है ना, वैसा का वैसा T ऑफ 28 का मान है ना। फिर तीसरा T ऑफ क्या ज्ञात करना है, -10, और फिर चौथा जो है वो T ऑफ C का मान, T ऑफ C तो हमें दे ही रखा है ना, T ऑफ C का मान कितना है 9C डिवाइड बाय 5 प्लस का 32। अब 0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जहां पे C है वहां पे 0 पुट कर दो, आंसर कितना आएगा 32। क्लियर है भाई। नेक्स्ट में T ऑफ 28 है ना, तो 9 इंटू 28 डिवाइड बाय 5 प्लस का कितना आएगा 32 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 8 72 पावर 7, 9 2 18, 18 प्लस 7 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 है ना, डिवाइड बाय 5 प्लस का कितना 32। अब डिवाइड करेंगे 552 को 5 से ना, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 5 जा 25, ठीक है। फिर कितना मिलेगा 2 आएगा, मतलब ये आपका 0 तो आपको मिलेगा ही है ना, और उसके बाद में कितना लग जाएगा, पॉइंट लगेगा है ना, और 4 प्लस का कितना 32, तो ये आपको मिलेगा कितना 50, ये आपको मिलेगा 82.40, ठीक है, 82.40 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट में -10 रखा है, तो 9 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाय 5 प्लस का 32 है ना, तो ये आपको कितना मिलेगा 9 इंटू माइनस का 2 प्लस का 32, ये माइनस का 18 प्लस का कितना आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। -18 प्लस 2 20 होता है, 20, और या फिर ये बोल सकते हैं कि 12 - 8 कितना आएगा 4 आएगा, और ये आपको 1 मिलेगा, तो आपको प्लस का 14 मिल जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कहीं लग नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि T ऑफ C का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि C का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जब T ऑफ C का वैल्यू 212 के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है 4th है ना, तो देखिए हमें T ऑफ C का वैल्यू प्रश्न ने कितना दे रखा है 9C है ना, 9C देखिएगा, ये दे रखा है 9C डिवाइड बाय 5 प्लस का कितना 32 है ना। हमें बोला गया T ऑफ C का वैल्यू 212 है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ 9C डिवाइड बाय 5 प्लस 32 को किसके बराबर कर देता हूँ 212 के है ना, तो 9C डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 212 माइनस का 32, 2 में से 2 जाएगा 0, 21 में से 3 जाएगा ना, 21 माइनस का 3 कितना बचेगा भाई 18, 9C डिवाइड बाय 5 है ना। अब 9 और 180 कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार 20 टाइम्स, तो C का वैल्यू आएगा 100, ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसका आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब रेंज ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का जो मान है वो हमें दे रखा है यहाँ से क्या, 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x, और x का जो मान है वो हमें दे रखा है 0 से बड़ा है, x जो है वो हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका x 0 से बड़ा है ना, तो हम यहीं से क्वेश्चन का आंसर जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो x का जो मान है वो ध्यान दीजिएगा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब क्या होगा, यहाँ से x जो होगा वो 0 से अनंत तक होगा, बड़ा मतलब क्या, अनंत से तो बड़ा नहीं हो सकता। अब आपको ये सेम टू सेम चीज लेके आने, तो अब मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -3 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा सारे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे। अब ध्यान रखना, असमीका फिर या इनइक्वलिटी में जब आप माइनस साइन से चेंज मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो सभी के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएगा, जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका माइनस का 0 और ये आपके पास माइनस का अनंत, ठीक है। क्योंकि मैं बोलता हूं अगर 7 का मान 5 से बड़ा है तो माइनस और माइनस से गुणा करूं तो क्या -7 -5 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि -5 जो होता है वो -7 से बड़ा होता है। सेम टू सेम इसमें वो भी होता है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो इस असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो दो चीजों में असमीका का चिन्ह परिवर्तित होता है, एक तो माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, और एक क्या होता है, रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम करने पर। अब इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूं, मतलब माइनस का 3x इसको इधर लिखता हूं, माइनस का इन्फिनिटी, और माइनस के 0 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। माइनस का 3x मिल गया, अब बचा 2, तो 2 ऐड कर देता हूं सब में, 2 ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस। अब ये जो है अपना y है ना, क्योंकि f ऑफ x ही तो y होता है, और y के सभी संभव मान ही तो हमारे क्या होते हैं, परिसर होते हैं, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी एक पूरी क्लास लूंगा डोमेन एंड रेंज की। तो -∞ से 2 तक आएगा, दोनों ही सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, f ऑफ x का जो मान है, f ऑफ x का जो मान है वो हमें दे रखा है x² + 2, x² + 2, और x एक वास्तविक संख्या है, हमें x से ही स्टार्ट करना। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो मिनिमम वैल्यू 0 आता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि स्क्वायर करने पर हम ऋणात्मक मान तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, है ना। कोई दुनिया में ऐसा वास्तविक नंबर है ही नहीं जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मिल सके ना। लेकिन हमारे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा आएगा कि हम ऐसा नंबर भी ढूंढ के लेके आएंगे ना जिसका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिले। बट नाउ वी आर डीलिंग विद द रियल नंबर्स, तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। चलिए, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, भाई इन्फिनिटी का कितना भी स्क्वायर कर दो, इन्फिनिटी से ज़्यादा क्या होगा। अब कमी किसकी है, 2 की, तो 2 ऐड कर देते हैं, तो x² + 2 कितना आएगा, 2 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी, ये अपना क्या है, y है। तो y का जो वैल्यू है वो 2 से +∞ तक, मतलब y बिलोंग्स टू +2 to +∞, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है भाई ना, बच्चा क्वेश्चन है। ये थर्ड पार्ट तो हमने फंक्शन भी किया था ना, f ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r है, अब x बिलोंग्स टू r है तो हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू x है, तो y बिलोंग्स भी तो क्या होगा, r होगा। ये तो अपना कौन सा फलन हो जाएगा, तत्समक फलन हो जाएगा भाई ना। और तत्समक फलन का मैंने आपको बताया था, प्रांत और परिसर क्या होता है, r ही होता है, ठीक है। तो ये आपका तत्समक फलन है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।